नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्मा आप सभी के लिए एक और पेपर लेके आया हूँ टेक्निकल हेल्पर का। एक पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं हर क्वेश्चन में आपको समय दूंगा, आप आंसर करने की कोशिश करें जिन्होंने भी ये पेपर पहले सोल्व कर रखा है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये टेक्निकल हेल्पर में मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ठीक है, आइए देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके अनुपाती होती है? ऑप्शन आपके सामने है। चलो देख लेते हैं। तात्कालिक धारा और धारा में परिवर्तन की दर के गुणनफल के, तात्कालिक धारा के वर्ग के, धारा में परिवर्तन की दर के वर्ग के, प्रेरक के तापमान के, या तात्कालिक धारा और धारा में परिवर्तन की दर के योग के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। शक्ति क्या होता है? P बराबर V इंटू आई, ठीक है। और V बराबर आपने देखा होगा L डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन V की जगह L डी आई अपॉन डी टी रख देते हैं, ठीक है। L डी आई अपॉन डी टी और I की जगह I, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन को। ए ऑप्शन तात्कालिक धारा I हो गई, और धारा में परिवर्तन की दर, ये धारा में परिवर्तन की दर, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूप गुणक का मान शीर्ष गुणक के बराबर किस में होता है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन वर्ग तरंग, बी ऑप्शन त्रिकोण तरंग, सी आरादंत तरंग, डी अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्या तरंग, और ई पूर्ण तरंग दिष्टकारी ज्या तरंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। रूप गुणक यानी फॉर्म फैक्टर, शीर्ष गुणक यानी कि पीक फैक्टर, ये दोनों किस में बराबर होते हैं? तो ये दोनों वर्ग तरंग यानी कि स्क्वायर वेव में बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले पेपर में सोल्व करवा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक शुद्ध ओमिक प्रतिरोधक में वोल्टेज फेज और धारा फेज के मध्य का फेज कोण क्या होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए वोल्टेज फेज और धारा फेज के मध्य का कोण जो होगा वो 0 डिग्री होता है। और अगर इसी में बात करें पावर फैक्टर की प्योर रेजिस्टिव लोड के लिए, तो उसका पावर फैक्टर हो जाता है यूनिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है। 12 ओम के प्रतिरोध, 0.15 हेनरी के प्रेरण और 100 माइक्रोफेरेड के संधारित्र युक्त एक श्रेणी आरएलसी परिपथ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ श्रेणी में संयोजित है कि प्रेरक प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें अपन को प्रेरक प्रतिघात यानी कि एक्सेल ज्ञात करना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो देख लेते हैं। एक्सेल का फॉर्मूला होता है एक्सेल बराबर 2 पाई एफ और एल। वैल्यू अपन को सबकी दे रखी है, चलो जमा लेते हैं फॉर्मूले में। 2 इंटू 3.14, फ्रिक्वेंसी अपने पास है 50 हर्ट्ज, और अपने पास इंडक्टर का मान दे रखा है 0.15, तो इंटू 0.15, 0.15, ठीक है। इन सबको अगर अपन मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 47.13, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किससे बनी होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निकल आयरन सेल, चलो देख लेते हैं। ए ऑप्शन निकल हाइड्रोक्साइड, बी लेड पेरोक्साइड, सी फेरस हाइड्रोक्साइड, डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ई सोडियम कार्बोनेट। तो हमसे पूछा गया धनात्मक प्लेट, तो धनात्मक जो प्लेट होती है निकल आयरन सेल की वो होती है निकल हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। और निकल आयरन सेल ये एक द्वितीयक सेल है,
अगर बात करें निकल आयरन सेल की ऋणात्मक प्लेट की, तो वो आयरन ऑक्साइड की बनी हुई होती हैं। अगर बात करें निकल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसमें KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकल आयरन सेल को एडिशन सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो देख लेते हैं। लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं H2SO4, तो इसमें क्या क्या समाविष्ट होता है? तो इसमें 3 भाग H2O के और 1 भाग H2SO4 का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 1 एम्पीयर की धारा किसी लैंप में 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस समय में लैंप से कितना कूलाम आवेशित प्रवाहित होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। आवेश पूछा है अपन से, और आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर I/T, और अपन को करंट और समय दे रखा है। करंट है अपने पास 1 एम्पीयर, समय है अपने पास 100 सेकंड, आवेश हो जाएगा अपने पास 100 कूलाम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है। दो वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली 2 प्लेट्स पराविद्युत के रूप में वायु, और इसका मान दे रखा है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 पिकोफैराड के साथ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। धारिता का मान क्या होगा? तो इसमें अपन को कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो हम इसको सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें अपन को एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का मान दे रखा है 8.85 पिकोफैराड, और डी दे रखा है अपन को 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को ज्ञात करनी है धारिता। धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला ये रहा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, डी यहाँ पर अपन को सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको अपन मीटर में बदलेंगे। इसमें मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, इसको फॉर्मूले में जमा लेते हैं। अपन इसका मान दे रखा है 8.85 इंटू 10⁻12। अपने पास ए का मान दिया हुआ है 2, डी का मान हो गया 0.01। ठीक है, अगर अब इसको मल्टीपल करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास 1770 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, गामा किरणें, एल्फा कण, बीटा कण, बी और सी दोनों, या फिर पासिट्रास। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एल्फा कण। विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा एल्फा कण को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव इनके उत्पादन के कारण का विरोध करते हैं, उस नियम की खोज किसने की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ए फेराडे, बी लेंज, सी मैक्सवेल, डी लियोनार्ड, ई किरचॉफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, यानी कि लेंज। अब लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम यह कहता है कि किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये होता है अपना लेंज का नियम। और लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और लेंज का नियम न्यूटन के तीसरे नियम के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेमिनेटेड सिलिकॉन क्रोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं ऑप्शन।
शक्ति इनपुट घटाने के लिए, ताम्र होश घटाने के लिए, लोह ह्रास घटाने के लिए, या लीकेज गुणक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोह हानि घटाने के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल अपन एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, और एडी करंट लॉस जो है वो आयरन लॉस का एक प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल है। 5 मिली हेनरी के 100 प्रेरण और 10 एम्पीयर की धारा वहन करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की कोयल में कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें अपन को एल का मान दे रखा है 5 मिली हेनरी, करंट का मान दे रखा है 10 एम्पीयर, और अपन को ज्ञात करना है ऊर्जा। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है इंडक्टर के लिए E बराबर 1/2 Li²। ठीक है, तो फॉर्मूले में जमा लेते हैं। E बराबर 1/2, एल का मान अपने पास 5 मिली हेनरी है, करंट अपन को 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 5 × 10⁻³ और 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया। ठीक है, E बराबर 1/2 5 × 100 500 हो गए, 10⁻³ हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 500 को तो 250 हो गए, 250 × 10⁻³ तो अगर इसको इसमें चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 0.25 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट्स का रंग क्या होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, लाल, नीला, भूरा, पीला या हरा। चलो देख लेते हैं। बैटरी डिस्चार्जिंग होने के बाद प्लेट का रंग क्या होता है, तो डिस्चार्जिंग होने के बाद प्लेट का रंग सफ़ेद हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी लेक्टोमीटर, डी एमीटर, ई मैनोमीटर। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइट के लिए विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन ट्रांजिस्टर, बी डायोड, सी बल्ब का फिलामेंट, डी प्रतिरोधक, या ए बी सी तीनों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओम का नियम, ओम का नियम केवल रेखीय परिपथ पर लगता है। ठीक है, अरेखीय परिपथों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट, डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, इन सभी पर नहीं लगता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, क्योंकि ये इन तीनों की पालना नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रजत, बी स्वर्ण, सी तांबर, डी जिंक और ई एल्यूमिनियम। तो यहाँ से अपन से पूछा गया सर्वश्रेष्ठ सुचालक, तो बिजली का जो सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है वो होता है रजत, यानी कि चांदी। ठीक है, चांदी के बाद में अगर हम बात करें तो तांबा, उसके बाद सोना, फिर एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वायर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, पर वायर का प्रतिरोध 2 ओम होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर अपन को दे रखा है एल्फा का मान, RT1 दे रखा है अपने को, RT2 दे रखा है और टेम्परेचर 1 दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो अपन को टेम्परेचर जो दे रखा है वो केल्विन में दे रखा है। अगर अपन इसको डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C = K - 273। तो ये अपने पास आ गया 27 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, इसको फॉर्मूले में जमा लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है RT2 बराबर RT1 1 प्लस एल्फा कोष्टक T2 माइनस T1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जमा लेते हैं। RT2 का मान अपने पास 2 ओम दे रखा है, RT1 का मान अपने पास 1 ओम है, 1 प्लस एल्फा का मान अपने पास दे रखा है, कोष्टक T2 माइनस T1 जो है अपने पास कितना आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 का 2 बराबर, एक को अगर मल्टीपल करेंगे अंदर तो अंदर का ही आ जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है, 2 बराबर 1 प्लस 0.00125 T2 माइनस 27। ठीक है, एक को माइनस कर देंगे 2 में से, यहाँ पे आ जाएगा 1 0.00125 T2 माइनस 27। ठीक है, T2 माइनस 27 को बाहर ले लेंगे और एक को डिवाइड कर देंगे 0.00125 से। ठीक है, T2 माइनस 27 बराबर, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 800। यहाँ से अगर अपन T2 निकालेंगे तो 827 इधर आ जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 827 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अपने को आंसर दे रखा है केल्विन में, तो अपन इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 1100 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1100 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मीटर लंबे और 12 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले एक वायर का प्रतिरोध 2 ओम है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अपन को लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 1 मीटर, एरिया दे रखा है 12 × 10⁻⁻6 मीटर, प्रतिरोध दे रखा है अपन को 2 ओम। अपन को ज्ञात करना है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रो बराबर होता है RA/L। तो इसको अपन इस फॉर्मूले में जमा लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। रो बराबर R अपने को दे रखा है 2 ओम इंटू एरिया अपन को दे रखा है 12 × 10⁻⁻6। ठीक है, और अपने पास अपने को दे रखा है, और लंबाई अपन को दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 12 दूनी 24 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास डी 24 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए 2 कंडक्टर एक होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन संधारित्र, बी प्रतिरोध, सी प्रेरित्र, डी ट्रांजिस्टर, ई डायोड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अपने पास संधारित्र। ठीक है, इस तरह से 2 कंडक्टर होते हैं और यहाँ पर बीच में इंसुलेटर होता है जो डाइलेक्ट्रिक का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी स्टार कनेक्टेड सिस्टम का पावर P है तो एक समतुल्य डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का पावर क्या होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए P/3, बी P/2, सी P/D 1.732P या ई 3P। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि P। स्टार कनेक्टेड सिस्टम का पावर P है और इसको समतुल्य डेल्टा, तो इसको अगर समतुल्य डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर समान रहेगी दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहाँ पर समतुल्य डेल्टा कनेक्टेड नहीं होता तो फिर ये पावर 3 गुना हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलर सेल का नाम बी होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन फोटोवोल्टिक सेल, बी फोटो ट्रांजिस्टर, सी लेजर डायोड, डी LCD, ई फोटोकेमिकल सेल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। और सोलर सेल जो होता है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है जो कि सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू बिजली के उपकरणों के लिए 3 पिन वाले प्लग कनेक्शन का तीसरा पिन की सुविधा देता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
ए ऑप्शन फेज और न्यूट्रल कनेक्शन की जांच करने, बी उपकरण के लिए अधिक क्षमता, सी करंट के लिए वापसी का मार्ग, डी ऑपरेटर की सुरक्षा और ई उपकरण के लिए अधिक विश्वसनीय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑपरेटर की सुरक्षा। तो तीसरा जो पिन होता है इसका साइज बड़ा होता है और ये बड़ा पिन अर्थ का कार्य करता है। तो जब भी कोई फॉल्ट होता है तो सारी करंट इससे पृथ्वी में चली जाती है और ऑपरेटर की सुरक्षा रहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर में काम कर रहा होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन कट ऑफ रीजन, बी एक्टिव रीजन, सी ओमिक रीजन, डी कट ऑफ और सेचुरेट रीजन, ई ब्रेकडाउन रीजन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिव रीजन, यानी कि जब ऑसिलेटर एक्टिव रीजन में काम कर रहा होता है तो जो ट्रांजिस्टर अपन शिफ्ट ऑसिलेटर में यूज करते हैं वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेटरों में फ्रैक्शनल पिच कोयल का इस्तेमाल के प्रभाव को कम करने में होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन हंटिंग, बी हार्मोनिक्स, सी आर्मेचर रिएक्शन, डी पावर फैक्टर, ई सी और डी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हार्मोनिक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल पिच कोयल का उपयोग जो होता है वो हार्मोनिक्स को कम करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें हंटिंग की तो हंटिंग दोष को समाप्त करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। करंट का चटकना मुख्य रूप से में होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑयल सर्किट ब्रेकर, बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सी SF6 सर्किट ब्रेकर, डी ए और बी दोनों, ई बी और सी दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो करंट का चटकना जो होता है वो मुख्य रूप से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक AC एमीटर का पठन 22 एम्पियर है, करंट का उच्चतम मान क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। करंट का उच्चतम मान यानी कि पीक वैल्यू पहुंचा है अपन से, पीक मान। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू मल्टीपल अंडर 2। RMS वैल्यू दिया रखा है अपन को 22 मल्टीपल अंडर 2 और इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 31.08 एम्पियर, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आमतौर पर उच्च रिसाव प्रतिरोध और विद्युत मशीनरी इंसुलेटरों के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए पूछ रहे हैं अपन से। तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए अपन मेगर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली की माप की 2 वाटमीटर विधि में अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। एक वाटमीटर का पठन धनात्मक और दूसरे का पठन ऋणात्मक होगा, दोनों वाटमीटर का पठन धनात्मक होगा, दोनों वाटमीटर का पठन ऋणात्मक होगा, या दोनों वाटमीटर का पठन एक समान होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। पावर फैक्टर यूनिटी की बात कर रहे हैं और पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, जब दोनों वाटमीटर का पठन का मान समान होता है। ठीक है, यानी कि W1 और W2 दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर बात करें पावर फैक्टर 0 की तो वो कब होता है, वो तब होता है जब W1 तो पॉजिटिव हो और W2 नेगेटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किसी सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम मान 10 एम्पीयर है। अगर एक एमीटर को सर्किट में जोड़ा जाए तो एमीटर का पठन क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं। तो एमीटर का पठन, तो एमीटर हमेशा RMS वैल्यू मेजर करता है। ठीक है, अपने को अधिकतम मान दे रखा है तो RMS मान ज्ञात करने के लिए अधिकतम मान को पीक वैल्यू को
मल्टीपल कर देते हैं 0.707 से, ठीक है। अपने पास पी की वैल्यू दे रखा है 10, इसको मल्टीपल कर देंगे 0.707 से, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आएगा 7.07 एम्पेयर, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब सिर्फ प्रेशर कोयल में ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो एनर्जी मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क का धीमा और सशर्त रोटेशन कहलाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए चुंबकीय त्रुटि, बी यांत्रिक त्रुटि, सी ब्रेक मैग्नेट के कम पावर की वजह से गड़बड़ी, या धीरे धीरे बढ़ने वाली गड़बड़ी, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धीरे धीरे बढ़ने वाली गड़बड़ी, यानी कि क्रिम्पिंग दोष, जो कि एनर्जी मीटर में पाया जाता है, ठीक है। एनर्जी मीटर में क्रिम्पिंग दोष क्या होता है, तो क्रिम्पिंग दोष में डिस्क जो होती है वो बिना लोड के भी घूमती है और लोड होने पर अधिक घूमती है, इसे ही क्रिम्पिंग दोष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है तो इसमें से भनभनाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है, ये किसकी वजह से होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कोर हानि, बी मैग्नेटिक हानि, सी कोर का कंपन, डी ऑयल की कमी, या ए और बी दोनों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भनभनाहट की जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसका कारण होता है कोर का कंपन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलराइजेशन का दोष होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। लेड एसिड सेल, सरल वोल्टेज सेल, शुष्क सेल, या निकल कैडमियम सेल, या सभी में। तो पोलराइजेशन का दोष जो होता है वो कौन से सेल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वोल्टेज सेल में, यानी कि बी। तो पोलराइजेशन दोष होता है वो सरल वोल्टेज सेल में पाया जाता है, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए MnO2 का चूर्ण का प्रयोग करते हैं, यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ की संख्या होती है, तो बताइए। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1, बी 2, सी 5, डी 10, ई 16। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें जो चुंबकीय पथों की जो संख्या होती है वो 2 होते हैं, एक पथ ये हो गया, एक पथ ये हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, लीकेज जो फ्लक्स होता है उसका मान कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या केवल केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित रखता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बेडिंग, बी सीट, सी आर्मरिंग, डी सर्विंग, या फिर सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्मरिंग। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ से जो केबल में सुरक्षा प्रदान करती है वो होती है आर्मरिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें सर्विंग, तो ये सबसे ऊपर का भाग होता है केबल का जो हमें बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगर बात करें शीत की तो ये हमें नमी से सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। और शीत जो होती है ये एल्यूमिनियम या लेड की बनी हुई होती हैं, ठीक है। जबकि बात करें अगर सर्विंग की तो ये जूट की बनी हुई होती हैं। अगर बात करें आर्मरिंग की तो ये स्टील की बनी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। SWG का विस्तार क्या है, तो बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्टैंडर्ड वायर गेज। और इसकी माप सीमा जो होती है वो 0 से 36 SWG तक होती है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है AWG, इसका विस्तार रूप होता है अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जंक्शन पर मिलने वाली धारा का गणितीय योग शून्य है, ये नियम है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए जूल का नियम, बी फैराडे का नियम, सी लेंज का नियम, डी किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, और ई किरचॉफ का वोल्टता का नियम।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। एक जंक्शन पर मिलने वाली धारा का गणितीय योग शून्य है, ये नियम है। तो ये होता है किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम। किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम क्या कहता है कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग जो होता है वो जंक्शन पे शून्य होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमीटर और वोल्टमीटर किस श्रेणी में आते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ए रिकॉर्डिंग प्रकार, बी इंडिकेटिंग प्रकार, सी इंटीग्रेटिंग प्रकार, डी स्टैंडर्ड प्रकार या एब्सोल्यूट प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेटिंग प्रकार। एमीटर और वोल्टमीटर जो होते हैं यह इंडिकेट करते हैं, अपन को मान को दिखाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इंटीग्रेटिंग टाइम की बात करें तो इसमें आता है अपना एनर्जी मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए टंगर रेक्टिफायर, बी कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, सी ब्रिज रेक्टिफायर, डी इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर या ई सेलेनियम रेक्टिफायर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। आपातकालीन प्रकाश परिपथ में कौन सा रेक्टिफायर यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज जो रेक्टिफायर होता है इसमें 4 डायोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरक बल का इकाई नाम है। तो बताइए सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरक बल की यूनिट क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ए गॉस, बी मैक्सवेल, सी ओरस्टेड, डी गिलबर्ट, ई फेरेड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। चुंबकीय प्रेरक बल यानी कि एमएमएफ, इसका सीजीएस प्रणाली में जो मात्रक होता है वो होता है गिलबर्ट। और अगर बात करें इसके व्युत्पन्न मात्रक की तो वो हो जाता है एमएमएफ बराबर एन इंटू आई, यहाँ से एम्पेयर टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ज्ञात करने के लिए एम्पेयर का नियम उपयोग किया जाता है। तो बताइए एम्पेयर का नियम किस लिए उपयोग किया जाता है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। चालक पर बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा, बी विद्युत चुंबक के ध्रुव की ध्रुवणता, सी धारावाहिक तार पर बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा, डी जनरेटर के कंडक्टर में धारा की दिशा या ई कंडक्टर में धारा का परिणाम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। एम्पेयर का नियम, तो एम्पेयर का नियम जो है वो धारावाहिक तार पर बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? तो बताइए किस विधि से की सहायता से अपन ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ए रासायनिक क्रिया, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सी धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना या डी दो असमान धातु के जंक्शन को गर्म करना या इनमें से कोई नहीं। चलो देख लेते हैं। ईएमएफ उत्पन्न नहीं किया जा सकता। रासायनिक क्रिया इसके द्वारा कर सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसके द्वारा भी कर सकते हैं, दो असमान धातु जंक्शनों को गर्म करके इसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धातु पट्टे के दोनों सिरों को रगड़ना। इसके द्वारा अपन ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। किसी पदार्थ की विमुक्तता के साथ परिवर्तित होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर विमुक्तता का मतलब है रिलक्टेंस, इसको आरएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लक्स पथ की लंबाई, बी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, सी एमएमएफ, डी पारगम्यता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आर एम बराबर होता है एमएमएफ अपॉन फाई। एक फॉर्मूला तो इसका ये होता है, इसके अलावा एक होता है आर एम बराबर एल म्यू नॉट म्यू आर और ए। तो अगर यहाँ से देखें तो एमएमएफ पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा यहाँ से देखें तो लंबाई पर भी निर्भर करता है और यहाँ पे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू वायरिंग में अर्ध तार से छोटा नहीं होना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं।
ए 2 SWG, बी 4 SWG, सी 6 SWG, डी 8 SWG या ई 14 SWG। तो इसका राइट आंसर होगा 14 SWG। जो घरेलू वायरिंग में जो अपन अर्थ तार यूज करते हैं वो 14 SWG से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 10 SWG इलेक्ट्रोड का लगभग व्यास होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3.3 mm। तो इसे तो दोस्तों याद ही रखना पड़ेगा, इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। एक केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करती है, बताइए क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेवित, बी म्यान, सी कोर, डी संचरण, ई इंसुलेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सेवियत। केबल की जो कवच की रक्षा करती है, यानी कि जो ऊपरी भाग की रक्षा करती है, वो होता है सर्विंग, और एक इसका बना हुआ होता है जूट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। रियोस्टेट में प्रयुक्त तार सामग्री होती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नाइक्रोम, बी कॉन्स्टेंटन, सी प्लेटिनम इरिडियम, डी टंगस्टन या ई टाइटेनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टेंटन। और जो कॉन्स्टेंटन जो होता है ये कॉपर प्लस निकिल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें कॉपर जो होता है 55% होता है और निकिल जो होता है 45% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। लोगों की सुरक्षा के लिए गे वायर के निचले भाग को पोल से विद्युत रोधित करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के विद्युत रोधक प्रयोग किए जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। ए ऑप्शन पिन प्रकार इंसुलेटर, बी सस्पेंशन प्रकार इंसुलेटर, सी एग या स्टे इंसुलेटर, डी सेकल टाइप इंसुलेटर, ई पोस्ट प्रकार इंसुलेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग या स्टे टाइप इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। वोल्टता के लिए अतिरिक्त उच्च तनाव केबल उपयोग की जाती है, तो बताइए इसकी रेंज क्या होती है। ये बात कर रहे हैं EST केबल के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। LT ये जो होता है 1 किलोवोल्ट तक यूज कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ST, तो ये होता है 1 किलोवोल्ट से 11 किलोवोल्ट तक। इसके बाद आता है सुपर टेंशन, ये जो होता है 11 kV से 22 kV से 33 kV तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, जो कि 33 kV से 66 kV तक यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई नियमों के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टेज वाली ओवरहेड लाइनों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस से कम नहीं होना चाहिए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1.2 मीटर, बी 1.5 मीटर, सी 4.6 मीटर, डी 5.8 मीटर और ई 6.1 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 6.1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। खेल के मैदानों को प्रदीप्त के लिए का उपयोग किया जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। नियॉन लैंप, बी हेलोजन लैंप, सी फ्लोरेसेंट लैंप, डी हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप और ई इनकेंडेसेंट लैंप। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं। खेल के मैदानों के लिए, तो खेल के मैदानों में हेलोजन लैंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें नियॉन लैंप की, तो इसका उपयोग एडवर्टाइजमेंट और विद्युत की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करें इनकेंडेसेंट लैंप, तो ये 2 प्रकार का होता है, कार्बन फिलामेंट लैंप और धात्विक फिलामेंट लैंप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन कल सोल्व करेंगे।
अगर आपको इन क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।